डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में सुनी पीएम मोदी के मन की बात। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी रहे उपस्थित। मुख्यमंत्री ने कहा, यह कार्यक्रम देश के जनमानस को जोड़ने वाला सशक्त माध्यम। लखनऊ में पुलिस आरक्षियों के दीक्षांत परेड समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। कहा, पिछले 9 सालों में देश की बेहतरीन पुलिस बल के रूप में स्थापित हुई यूपी पुलिस। गढ़वा के भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के खिलाफ हेमंत सरकार के पूर्व मंत्री और जेएमएम महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर ने दर्ज कराई एफआईआर। भाजपा विधायक पर लगाया अपमानजनक शब्दों और झूठे बयान देने का आरोप। महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा में बातचीत अनिवार्य करने पर बड़ा तनाव। मराठी भाषा नहीं तो परमिट नहीं के फैसले के खिलाफ ऑटो रिक्शा यूनियनों ने अपनाया कड़ा रुख। 4 मई को मुंबई और उपनगरीय इलाकों में हड़ताल करने की चेतावनी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में मन की बात कार्यक्रम में 133वें संस्करण को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम देश के जनमानस को जोड़ने वाला सशक्त माध्यम बन चुका है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, मंत्री केदार कश्यप, विधायक सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा, जिलाध्यक्ष रायपुर शहर रमेश सिंह ठाकुर, भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता सहित आमजन ने भी मन की बात कार्यक्रम का श्रवण किया। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम सभी लोग विनायक सिटी में माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 133वां एपिसोड सुने और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी उपस्थित थे। हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल जी उपस्थित थे। हमारे रायपुर जिला के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप जी उपस्थित थे। हमारे विधायकगण उपस्थित थे। हमारे शहर जिला के अध्यक्ष श्री रमेश ठाकुर जी और संगठन के सभी वरिष्ठ और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों की उपस्थिति में हम सब लोग प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुने। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रायपुर पुलिस कमिश्नरी पर निशाना साधते हुए इसे वसूली केंद्र बताया है। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने आम जनता की परेशानी बढ़ाने का आरोप लगाया है। सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि कमिश्नरी लागू होने के बाद भी अपराधों में कोई कमी नहीं आई है, जबकि पुलिस ट्रैफिक चालान और वसूली में ज्यादा सक्रिय है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना स्पष्ट स्टॉप लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग के भी चालान भेजे जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस ने मांग की है कि पुलिस व्यवस्था सुधार कर अपराध नियंत्रण पर ध्यान दिया जाए। रायपुर में जब से पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है तो रायपुर की जो पुलिस कमिश्नरी है लूट कमिश्नरेट हो चुका है। मतलब पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद पुलिस का सिर्फ एक काम है कि ट्रैफिक का चालान भेजना, चालान की वसूली करना। आम आदमी बेहद ज़्यादा परेशान है। जितना अपराध से लोग नहीं परेशान थे, उससे ज़्यादा आज की तारीख में आम आदमी पुलिस के जबरिया भेजे जा रहे चालानों से परेशान है। और बेहद दुर्भाग्यजनक है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों के नाक के नीचे हो रहा है। यदि आपने जेब्रा क्रॉसिंग पार नहीं किया है, आपने स्टॉप लाइन पार नहीं किया है, आप किसी सड़क के किनारे अपनी गाड़ी खड़ा करके कोई सामान खरीद रहे हैं, किसी ठेले वाले से फल ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, आपका चालान आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक परिवार पिछले 20 सालों से सामाजिक बहिष्कार का दर्द झेल रहा है। वजह सिर्फ इतनी है कि उन्होंने कथित तौर पर 250 रुपए का सामाजिक जुर्माना नहीं भरा। अब हालात ऐसे हैं कि परिवार के बच्चों की शादी तक नहीं हो पा रही है। बताया जा रहा है कि एक सामाजिक बैठक में शामिल होने पर परिवार पर 250 रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया था, जिसे ना चुकाने पर पूरे परिवार का बहिष्कार कर दिया गया। अब इस फैसले का असर परिवार की नई पीढ़ी पर पड़ रहा है। बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन उनकी शादी की बात
जहां भी चलती है समाज से बहिष्कृत होने की खबर पहले ही पहुंच जाती है और रिश्ते टूट जाते हैं। पीड़ित परिवार ने इस मामले की शिकायत थाने में की है, लेकिन वहां से भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब परिवार न्याय की उम्मीद में अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। कानून के जानकारों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति या परिवार का सामाजिक बहिष्कार करना गैर कानूनी माना जा सकता है और ये उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में प्रशासन को हस्तक्षेप कर कार्रवाई करनी चाहिए। समाज बहिष्कार तो किया गया है, 20 साल हो जा रहा है। उसमें प्रयास कर रहे हैं कि समाज में कुछ न हम लोग को शामिल करें और शादी ब्याह हो। शादी ब्याह के लिए बहुत परेशानी हो रही है हम लोग को। वही में पिताजी, हम लोग छोटे छोटे थे उस समय, पिताजी रजिस्टर में साइन किए थे मीटिंग के लिए, तो उसमें नहीं जा पाए। मेरी दादी डेथ हो गई तो झारखंड चले गए थे, तो उसी में वापस आए। फिर अगला मीटिंग हुआ, उसमें गए मेरे पिताजी, तो बोले कि नहीं, जुर्माना लगा दिया गया। हम शंकर थाना में भी दिए, एसपी साहब को भी दिए बलरामपुर जा कर के। और मेरा 2007 में हमको समाज से बाहर निकाल दिए। उस समय हम बाजार करते थे। आज को लेकर ये मामला चल रहा है कि जो हम लोग छोटे छोटे थे तब से हमारे पिताजी को समाज से बहिष्कार किया गया है। तब से हम लोग परेशान हैं समाज में जुड़ने के लिए। हमको समाज में जोड़ा नहीं जा रहा है, जो कि मैं आपका ये 26 में आवेदन लेके गया था। ये साहू बनिया है, कसोधन, इन्हें टाइटल लिखते हैं गुप्ता। और मेरे जानकारी में इन लोग 20 साल लगभग हो गया। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों का, जहां जिला महिला कांग्रेस ने प्रदेश के आह्वान पर शहर में प्रदर्शन किया। इसी प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यालय के घेराव का प्रयास किया गया। जिले पुलिस ने बलपूर्वक रूप दिया। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका करार ने बताया कि कांग्रेस के समर्थन से 2023 में संसद में 33% महिला आरक्षण का बिल पास कर दिया गया था, लेकिन उसे भाजपा सरकार लागू नहीं कर रही थी। परिसीमन के नाम पर महिलाओं को गुमराह करने का काम बीजेपी कर रही थी। इसके विरोध में और महिला आरक्षण बिल जो मंजूर हो चुका है उसे लागू करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। आगे भी यह प्रदर्शन जारी रहेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज विदिशा जिला महिला कांग्रेस के नेतृत्व में लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर आज हमने ये विदिशा में प्रदर्शन किया है। नारी बंधन अधिनियम 2023 में लागू हो चुका है, लोकसभा से पारित हुआ और कांग्रेस ने उसका भरपूर समर्थन किया। लेकिन मोदी सरकार के मन में बेईमानी आई और अभी वो पिछले समय लोकसभा में नया परिसीमन अधिनियम लाके उन्होंने देश की महिलाओं को गुमराह करने का काम किया। जबकि लोकसभा और विधानसभा में जब 2023 में कांग्रेस के समर्थन से नारी बंधन अधिनियम पारित हो चुका है। अब बात करेंगे बिहार की खबरों का, जहां भागलपुर में पढ़ाई कर रहे 21 वर्षीय छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। छात्र पूर्णिया जिले के रुपौली थाना क्षेत्र के बिरौरी बाजार का रहने वाला था। उसके पिता कपड़े के व्यवसाय से जुड़े हैं। मृतक पूर्णिया जिले के रुपौली थाना क्षेत्र के बिरौली बाजार का रहने वाला था और पिछले 2 वर्षों से भागलपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। वह अपने परिवार का बड़ा बेटा था। परिजनों के अनुसार टिका पट्टी निवासी युवक ने करीब 15 दिन पहले सौरभ को जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के दिन सौरभ अपने 4 दोस्तों के साथ टिका पट्टी गया था और लौटने के दौरान जगतपुर के पास उसे गोली मार दी गई। गंभीर हालत में दोस्तों ने उसे मायागंज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में नया मोड़ तब आया जब पुलिस ने अस्पताल से ही 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। सूत्रों के मुताबिक गौरव नाम के एक युवक ने अपना जुर्म कबूल लिया है। परिजनों का आरोप है कि सौरभ के ही एक दोस्त ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। शुरुआती जांच में आपसी विवाद को हत्या की वजह माना जा रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। हमको पता होगा, ये मतलब बोला कि जाके गोली मारा गया है। हमारे दोस्त पूर्णिया से आ रहे थे पट्टी से, 3 बजे भोर में जाकर के जो है गोली लगा है, उतार करके बगजक हुआ। बाइक वाला जो है आकर के रोका, 4 व्हीलर में था, उतार करके जो है बगजक हुआ, उसी बीच में गोली मार दी। तो बता रहा है लोग। हाँ, बाइक पे 2 आदमी था। लड़का कौन है? लड़का मेरा साहू का बेटा के मौसा जी। उसके दोस्त पर 100% शक हो रहा है कि जब कभी कुछ बोल रहा है, बयान बदल रहा है, 12 बयान बदल रहा है। और जो है उसका मतलब है कि कभी कुछ बोला, कभी कुछ बोल रहा है। कह रहा है क्या कि हम लोग रात में जो है जा रहे थे,
भागलपुर नगर निगम ने शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए अवैध होल्डिंग, बैनर और पोस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी है। नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा की अध्यक्षता में हुई बैठक में भाजपा, जेडीयू, बसपा, हम और लोजपा समेत विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में अनाधिकृत होल्डिंग और पोस्टरों पर विस्तार से चर्चा की गई और सभी दलों से सुझाव लेकर आगे की रणनीति तय की गई। नगर आयुक्त ने साफ कहा कि बिना अनुमति लगाए गए किसी भी होल्डिंग या बैनर को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियम के तहत सख्त कार्रवाई होगी। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह और जदयू जिला अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे शहर हित में जरूरी कदम बताया। नगर निगम की इस कार्रवाई से आने वाले दिनों में शहर की सूरत और व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार के कटिहार में सुबह की शुरुआत मौसम के एक नए रूप के साथ हुई। पिछले कई दिनों में भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे लोगों को अचानक बदले मौसम ने बड़ी राहत दी है। आसमान में उमड़ते काले बादलों और तेज हवाओं ने बढ़ते तापमान पर लगाम लगा दी है। कटिहार में दिन के 12 बजे के बाद अचानक आसमान काले बादलों से घिर गया। तेज धूल भरी आंधी चलने से वातावरण में ठंडक घुल गई। तुरंत हुई मूसलाधार बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं कटिहार के शहरी और प्रखंड क्षेत्र में तेज बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया, जिससे बाजारों में फिर से रौनक लौटने की उम्मीद जगी है। मौसम का यह बदलाव जहां आम लोगों के लिए सुकून लेकर आया है, वहीं किसानों के लिए मिला जुला असर ले रहा है। तेज आंधी के कारण आम और लीची के बागानों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। कई जगहों पर कच्चे फसलों के गिरने की खबर है। हालांकि अगले 1 से 2 दिनों तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। अब बात करेंगे झारखंड की खबरों का रुख करके, जहां गढ़वा जिले के भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के बयानों के खिलाफ हेमंत सरकार के पूर्व मंत्री एवं जेएमएम महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा थाना में लिखित आवेदन देकर मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक यह मामला भाजपा विधायक द्वारा सार्वजनिक रूप से पूर्व मंत्री पर अपमानजनक शब्दों और झूठे बयान देने का बताया जा रहा है। इस क्रम में पूर्व मंत्री ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विधायक पर मानहानिकारक बयान देने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि संभागीय आवेदन में उन्होंने गढ़वा विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के साथ बीते शनिवार को थाना पहुंचकर ये कहा कि 22 अप्रैल की शाम लगभग 6 बजे सदर अस्पताल के सामने एक मेडिकल दुकान में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कई पत्रकारों और आम लोगों की मौजूदगी में उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की। इसके साथ ही मिथिलेश ठाकुर ने यह आरोप लगाया कि विधायक ने उनके खिलाफ कई आधारहीन बातें भी कही, जिससे उनकी सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। तो वहीं उन्होंने थाना पहुंचकर गढ़वा पुलिस से आग्रह किया कि मामले में मानहानि, आपराधिक धमकी और जानबूझकर अपमान जैसी प्रासंगिक धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष और त्वरित जांच की जाए। राजधानी रांची के धुरवा में स्थित जुडिशियल एकेडमी झारखंड के एपीजे अब्दुल कलाम ऑडिटोरियम में आज झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं के खिलाफ अपराध के विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश विक्रम नाथ, खास मेहमान के रूप में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्लाह भी उपस्थित हुए। तो वहीं संगोष्ठी में न्यायिक अधिकारियों और विशेषज्ञों ने डायन बिसाई की प्रथा एवं महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा को रोकने के कड़े कानूनी प्रावधानों और समाज की भूमिका पर चर्चा की। मौके पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक, न्यायमूर्ति एवं झालसा के चेयरमैन सुजीत नारायण प्रसाद ने मंच में से अपने संबोधन में डायन प्रथा उन्मूलन पर विचार रखे। इसी बीच सुप्रीम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिकरणों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा इस कार्यक्रम में डायन बिसाई प्रथा के खिलाफ लड़ने वाली सिमडेगा निवासी पीड़िता झरिया देवी सहित कई अन्य पीड़ित महिलाओं एवं महिला अपराध के खिलाफ लड़ने वाली महिलाओं को भी सहयोग राशि प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। Behind in its focus on the accused is the survivor herself, her shelter, her health, her livelihood, her path back to a life that the crime sought to destroy. True holistic justice is not delivered the day the verdict is pronounced. It is delivered the day the survivor no longer needs the state's support to stand on her own feet. Until we internalize that understanding, until we treat rehabilitation
not as a follow-up to justice, but as its very purpose. We will continue to build systems. बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल में अवैध बालू खनन का मामला एक बार फिर चर्चा में है। कथारा क्षेत्र के असनापानी के पास दामोदर नदी घाट से दिन दहाड़े बड़े पैमाने पर बालू उठाव किए जाने की बात सामने आई है। स्थानीय लोगों के अनुसार घाट पर लगातार ट्रैक्टरों के माध्यम से बालू का अवैध परिवहन किया जा रहा है। हालांकि मौके पर मौजूद तस्वीरों में गतिविधियां स्पष्ट दिखने के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर प्रभावी कार्रवाई न होने पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि खनन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन की कार्रवाई अक्सर केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है। कभी कभार छोटी कार्रवाई कर कुछ ट्रैक्टर जब्त किए जाते हैं, जबकि बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार करने वाले आसानी से निकल जाते हैं। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि इस अवैध कारोबार में प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता हो सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले पर अब जब बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा ने जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि जिला खनन पदाधिकारी और स्थानीय पुलिस को जांच कर 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध खनन करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये जैसे आपने बताया है ना, जानकारी दी है, मैंने इमीडिएट कहा है डीएमओ को कि डीएमओ और थाना प्रभारी दोनों मिलकर जांच करके हमको 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट देंगे क्या मामला है। कोई भी अवैध खनन हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, तो जैसे जानकारी आती है उस पर हम लोग प्रॉम्प्ट कार्रवाई करेंगे। इस तरह की चीज़ों को छूट नहीं दी जा सकती। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा में बातचीत अनिवार्य किए जाने के फैसले ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। राज्य के मंत्री प्रताप सरनाइक ने घोषणा की कि अब ऑटो रिक्शा का परमिट उसी चालक को दिया जाएगा जिसे मराठी भाषा पढ़ना और बोलना आता हो। इस फैसले के विरोध में ऑटो रिक्शा यूनियनों ने कड़ा रुख अपनाया है और 4 मई को मुंबई और उपनगरीय इलाकों में हड़ताल करने की चेतावनी दी है। यूनियन का कहना है कि यह निर्णय हजारों गैर मराठी भाषी चालकों के रोजगार पर असर डाल सकता है। वहीं इस मुद्दे पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तकदीर कलान मनसे शहर घटक भी सक्रिय हो गए हैं। पार्टी द्वारा भाषावाद को लेकर ऑटो रिक्शाओं पर मराठी भाषा से जुड़े स्टिकर लगाए जा रहे हैं। मनसे का कहना है कि महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति को मराठी भाषा आनी चाहिए और जिन्हें नहीं आती उन्हें इसे सीखना चाहिए। फिलहाल इस फैसले को लेकर राज्य में राजनीतिक और सामाजिक माहौल गरमाया हुआ है और आने वाले दिनों में इस पर और विवाद बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सभी रिक्शा वालों को मराठी आनी चाहिए, लेकिन इसके खिलाफ कुछ अमराठी रिक्शा वालों ने हड़ताल करने की सोची है। हम उस हड़ताल के खिलाफ हैं। हम सभी अमराठी रिक्शा वालों को यही कहना चाहते हैं कि आप महाराष्ट्र में रहते हैं, यहाँ धंधा करते हैं, यहाँ रोटी कमाते हैं, तो आपको मराठी बोलनी आनी चाहिए। मराठी नहीं बोलनी आती है तो आपने मराठी सीखनी चाहिए। ये मराठी सीखने की व्यवस्था भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से हम करने वाले हैं। कुलगांव बदलापुर नगर परिषद में हुए बवाल के बाद शिवसेना, शिंदे और एनसीपी के नगर सेवक आमने सामने आ गए हैं। हाल ही में नगर परिषद की आम सभा में विकास कार्यों को लेकर हुई बहस के बाद एनसीपी के नगर सेवक प्रभाकर पाटिल और शिंदे गुट के नगर सेवकों के बीच गहमा गहमी और जमकर बवाल हुआ था। प्रभाकर पटेल ने आरोप लगाया कि किसी काम के टेंडर को लेकर जब उन्होंने सभा में चर्चा की और उसका जवाब मांगा तो वामन महात्रे और उनके समर्थकों ने गुंडागर्दी करते हुए उन्हें मारने की कोशिश की। वहीं शिंदे गुट के पूर्व नगर सेवक तोकाराम महात्रे ने पलटवार करते हुए प्रभाकर पाटिल को जमकर खरी खोटी सुनाई। महात्रे ने ये तक कह दिया कि प्रभाकर पाटिल की चुनाव जीतने की हैसियत नहीं है, वे हमारे ऊपर गुंडागर्दी का झूठा आरोप कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करके, जहां लखनऊ में वर्ष 2025 बैच के पुलिस आरक्षियों का दीक्षांत परेड समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश भर के 10 पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, 73 जनपदों की पुलिस लाइंस, 29 पीएसी बटालियन में कुल 112 रिक्रूट सेंटर में आज एक साथ आरक्षी दीक्षांत परेड एक साथ आयोजित की जा रही है।
15 जून 2025 में लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने 60,244 अभ्यर्थियों को यह नियुक्ति पत्र प्रदान किया था। सीएम योगी ने कहा कि 21 जुलाई 2025 से जो यह प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ, इस दौरान मुझे भी विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों के अंदर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं प्रसन्नता पूर्वक कह सकता हूं कि प्रशिक्षण केंद्रों में सुविधाएं भी पहले की तुलना में बेहतरीन कार्य करने का कार्य हुआ है। आज भी यह ड्रिल इस बात की गवाह है। मुख्यमंत्री योगी का संबोधन में कहा कि मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने स्वयं का संकट था, चुनौती थी, उस उत्तर प्रदेश पुलिस को आज हम लोगों ने देश की बेहतरीन पुलिस बल के रूप में स्थापित किया। 2,18,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती, 1 लाख से अधिक पुलिस कर्मियों को अलग अलग फेजेस में उन्हें प्रमोशन देने की कार्रवाई की गई है। 2017 में पुलिस के ट्रेनिंग की क्षमता, ये प्रशिक्षण की क्षमता मात्र 3,000 थी और आज मुझे बड़े गौरव के साथ कहते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हमने 60,244 उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षियों का प्रशिक्षण एक साथ उत्तर प्रदेश के ही केंद्रों में संपन्न किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में दंगे नहीं होते, सत्ता के समांतर माफिया का राज नहीं चलता, गुंडा टैक्स और अवैध वसूली नहीं होती। अब प्रदेश में अपराधियों के मन में भय है और पुलिस का मनोबल ऊपर है। पहले ना बेटी सुरक्षित थी, ना व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बना हुआ था, लेकिन अब प्रदेश में स्पष्ट नीति और साफ नीयत का परिणाम हम सबके सामने स्पष्ट दिखाई देता है। लॉ एंड ऑर्डर के मॉडल के रूप में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण पुलिस बल की कार्यक्षमता को बेहतर करने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज जब आप लोगों ने अपने इस प्रशिक्षण को आप पूरा कर रहे हैं, जनपदों की फील्ड ड्यूटी में अब आप जाएंगे। मैं आप सबसे इस बारे में कहना चाहूंगा कि कानून अपराधी के लिए जितना कठोर हो, नागरिकों के प्रति उसे उतना ही संवेदनशील भी होना चाहिए। आप सभी ने अपने प्रशिक्षण काल में कठोर परिश्रम किया है, लगन और अनुशासन के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया है और आज की इस परेड में उसका एक उत्कृष्ट और भव्य प्रस्तुति भी हम लोगों ने यहां पर देखी है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान, कौशल और मूल्यों का उपयोग करते हुए पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की गौरवशाली परंपरा को आप सभी आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किसानों को लेकर बड़ा दावा किया है। सपा प्रमुख ने 2027 में सपा सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश में 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और गन्ना किसानों के लिए 24 घंटे में भुगतान की गारंटी का वादा किया है। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का किसान रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा और कर्ज माफी का कानून भी लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आयोजित 9 राज्यों के उत्तर क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री योगी के हिस्सा लेने के एक दिन बाद शनिवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर किसानों के लिए हाई घोषणाएं की। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इधर बिजली का संकट बहुत है, बिजली का उत्पादन तो समाजवादियों ने बढ़ाया। ये जितने कारखाने दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, एटा का कारखाना हो, हरदोगंज में कारखाना हो, पनकी का 6 सिटी सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट हो, निवेली लिग्नाइट का घाटमपुर का पावर प्लांट हो, ललितपुर का 3x6 सिटी सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट हो, झांसी का हो, अम्बेडकर नगर में लगाया हुआ बिजली का कारखाना 1x6 सिटी सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, या प्रयागराज में जो बिजली के कारखाने प्राइवेट और एनटीपीसी के जो लगे हैं सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, अगर किसी का योगदान है तो समाजवादियों का योगदान है। किसानों पर अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निशाना साधा है। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि अखिलेश किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अखिलेश किसानों के लिए खोखले वादे कर रहे हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि आज किसानों की आमदनी 52,000 से बढ़कर 1,20,20 हुई है। अखिलेश जब सत्ता में थे तब वो सो रहे थे, अब विपक्ष में बैठकर कौन सा फॉर्मूला तलाश रहे हैं। सूर्य प्रताप ने कहा कि अखिलेश के जमाने में पर्ची से खर्ची चलती थी, 24 घंटे क्या 34 महीने में गन्ना का भुगतान नहीं होता था।
कानपुर में योगी आदित्यनाथ सरकार के विकास कार्यों को लेकर बीजेपी के पूर्व प्रदेश मंत्री श्रम प्रकोष्ठ ललित मिश्रा ने संवाददाता कुणाल सिंह से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था और रोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किया। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के कल्याणपुर में, जहां पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश मंत्री श्रम प्रकोष्ठ के ललित मिश्रा जी मौजूद हैं, जिन पे हम बात करेंगे आगामी जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 2027 में, उनको लेकर के। योगी सरकार को 9 वर्ष पूरे हो गए हैं, किस प्रकार से विकास हुआ कानपुर में, क्या कुछ विकास देखने को मिला? कानपुर में बहुत ही विकास हुआ। अभी ताजा में मंधना से अनवरगंज एलिवेटेड ट्रैक, जिससे जाम की समस्या में आराम आएगी, जाम की समस्या निपटेगी। इसके अलावा चौतरफा विकास हो रहा है। ये मंधना से लखनऊ तक का मार्ग सुलभ हो गया है, लखनऊ मार्ग भी बन रहा है। आसपास के क्षेत्र में सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है, लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी, हर खंबे पर बिजली है। आज बहन बेटियां सुरक्षित है। शाम के समय रात्रि में 8 बजे के बाद सपा सरकार में निकलना मुश्किल था, आज बहन बेटियां बिल्कुल आराम से निकल रही हैं। विपक्ष का कहना है कि आज जो है वो वोट की राजनीति नहीं, इस पर क्या कहेंगे? विकास कभी वोट की राजनीति नहीं हो सकता। विकास तो जनता की मूलभूत समस्या के साथ एक निराकरण है। तो इसलिए ये कहना विपक्षियों का कि विकास, और अगर मुद्दा ये विकास का मुद्दा, सरकार विकास करके सरकार में आना चाहती है। जैसा कि आपने देखा कि इस बार भी जो भारतीय जनता पार्टी है वो विकास के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी। एपीएन न्यूज के लिए कुणाल सिंह, कानपुर। अब खबर झांसी से है, जहां बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। परीक्षा विभाग के पास एक काली थार ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पूर्व सहायक कुल सचिव मनीराम वर्मा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी भीषण थी कि शव गाड़ी के नीचे फंस गया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 18 वर्षीय युवक ने क्राइम शो से प्रभावित होकर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। पनकी रोड चौकी अंतर्गत आवास विकास कॉलोनी में रिटायर्ड लेक्चरर हरेंद्र सिंह की पत्नी निर्मला सिंह की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। घटना के समय हरेंद्र सिंह घर पर नहीं थे। आरोपी ईशु शर्मा उर्फ आर्या ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया और करीब 27 लाख रुपए के सोने के आभूषण लूटकर फरार हो गया। अयोध्या धाम में छोटी देवकाली तिराहे को अब नई पहचान मिलने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में यहां भव्य सिंदूर स्मारक बनाया जाएगा और तिराहे का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस परियोजना की शुरुआत 20 लाख रुपए की लागत से होगी। इस तिराहे पर आकर्षण लाइटिंग और आधुनिक डिजाइन की योजना है। इसके साथ ही यहां फाइटर जेट स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जो रामनगरी को देश के लिए समर्पित एक अहम स्थल बनाएगा। काशी में पूज्य सदगुरु श्री रतेश्वर जी के एकांतिक साधना काल के दौरान भक्ति और समर्पण का भावपूर्ण दृश्य देखने को मिला। 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे ब्रजभूषण शरण सिंह ने सदगुरु के सानिध्य में रहकर आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त किया और उनके आशीर्वाद से आत्मिक ऊर्जा पाई। इस अवसर पर श्री धनंजय सिंह और श्री ब्रजेश सिंह प्रिंशु भी उपस्थित रहे। प्रस्थान के समय श्री सिंह भावुक हो उठे और गुरु कृपा से प्रेरित होकर नई ऊर्जा, शांति और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। तो फिलहाल स्ट्रीट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।